नमस्कार सभी लोगों को। उत्कर्ष क्लासेस के एसएससी के चैनल पर आप सब लोगों का स्वागत एवं अभिनंदन है। तो देखिए, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, शुरुआत में मैंने आपसे विश्व के भूगोल के संदर्भ में प्रश्न यहाँ पर करवाए थे और अब प्रश्न आपके रहेंगे भारत के भूगोल से। तो भारत के भूगोल में जितने भी टॉपिक आपके एसएससी के एग्जाम के अंतर्गत आते हैं, उन सारे के सारे टॉपिकों को हम डिटेल में समझेंगे और जानेंगे। तो सभी लोगों को गुड मॉर्निंग, नमस्कार। तो शुरुआत करते हैं। देखिए, यहाँ पर एसएससी के बहुत बेहतरीन प्रश्न यहाँ पर हैं और पूरे के पूरे प्रश्न के हिसाब से हम टॉपिक को भी कवर करेंगे। तो एग्जाम में जो प्रश्न आपके पूछे जाते हैं, उन प्रश्नों के हिसाब से हम पूरे क्या करेंगे, टॉपिक को कवर करके चलेंगे और सारी चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से जानेंगे। तो सभी लोगों को गुड मॉर्निंग। फटाफट से सब लोग जुड़ जाएं और जल्दी से जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करने की यहाँ पर हम कोशिश करेंगे। तो एक बार फिर से सभी लोगों को नमस्कार, गुड मॉर्निंग। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सभी लोगों का स्वागत है। तो देखिए, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि भारत के भूगोल में भारत की स्थिति और विस्तार का टॉपिक हम यहाँ पर लेकर आए हैं। भारत की अवस्थिति और विस्तार, इंडिया एक्सटेंट और लोकेशन जिसको कहा जाता है। तो भारत की स्थिति के हिसाब से बहुत सारे प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं, क्योंकि भारत के भूगोल का सबसे पहला टॉपिक है। पहला टॉपिक होने के नाते इससे प्रश्न आपके जरूर बनते हैं। ठीक है, तो इस तरह से एक एक टॉपिक को हम लेंगे और डिटेल में जानते हुए चलेंगे और कोशिश करेंगे जल्दी से जल्दी सारा पार्ट आपका कवर हो जाए। ठीक है, चलिए, हर एग्जाम में आपका इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखें। चलिए आगे करवा देते हैं। देखिए, क्वेश्चन क्या है, साथ साथ में थ्योरी हो जाएगी। थ्योरी आप पढ़ चुके हैं, तो मैं इसको इसी तरह कराऊंगा कि थ्योरी भी आपकी कवर हो जाए। ठीक है, हाँ, डेली क्लास रहेगी। अब आज से डेली क्लास आपकी रहेगी। ठीक है, चलिए बताइए फटाफट से। क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला कथन दे रखा है यहाँ पर। पहला कथन आपका दे रखा है, भारत की आकृति चतुष्कोणीय होती है। ठीक है, और दूसरा दे रखा है कि 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश भारत के लगभग बीच से गुजरती हुई लगभग समान भागों में बांटती है। ठीक है, तो उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन सत्य है? तो बताइए। हाँ, बिल्कुल सही है। आप देख रहे होंगे कि भारत की जो आकृति है वो लगभग कैसी है, चतुष्कोणीय है और भारत के बीचों बीच से यहाँ से गुजर जाती है। इसको हम बोलते हैं कर्क रेखा। तो कर्क रेखा या 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश भारत के बिल्कुल बीचों बीच से भारत को दो भागों में विभाजित करता है। तो इसमें पहला कथन भी आपका सही है और दूसरा भी सही है। तो इससे आंसर आपका कौन सा आ जाएगा? सी आंसर आप लोगों का सही होगा। बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं सब लोग, सी आंसर आपका होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए फटाफट से। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत की पश्चिम से पूर्व की चौड़ाई 2933 किलोमीटर है। दूसरा है, भारत की कश्मीर से कन्याकुमारी तक की लंबाई 3214 किलोमीटर है और भारत का दक्षिणी बिंदु पिग्मेलियन पॉइंट 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश पर ग्रेट निकोबार में स्थित है। तो बताइए इनमें से क्या आंसर होगा? क्या आंसर होगा? बिल्कुल बात करेंगे कर्क रेखा अभी कितने राज्यों से गुजरती है, आगे प्रश्न आपका आएगा तब वहाँ पर बात करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर फटाफट से बताइए क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर कुछ लोग कर रहे हैं। तो देखिए, उत्तर से दक्षिण यहाँ से यहाँ तक अगर हम भारत की लंबाई की बात करें तो यहाँ से यहाँ तक वो जो भारत की लंबाई है वो 3214 किलोमीटर है। बिल्कुल सही है। और पश्चिम से पूरब की अगर इस लंबाई की बात करें तो ये कितनी है? 2933 किलोमीटर है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो पहला भी आपका सही है और दूसरा भी सही है। बाकी यहाँ पर ध्यान रखना, इस प्रकार से अंडमान निकोबार पड़ते हैं और भारत का जो आखिरी द्वीप है जिसको ग्रेट निकोबार बोलते हैं वो 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश पर पड़ता है और इसी को हम इंदिरा पॉइंट बोलते हैं या पिग्मेलियन पॉइंट बोलते हैं। तो ग्रेट निकोबार पर ये आपका पड़ता है। ग्रेट निकोबार द्वीप का आखिरी पॉइंट है ये, और यही पूरे भारत का दक्षिणतम बिंदु कहलाता है। इसी को हम ध्यान रखना पिग्मेलियन पॉइंट बोलते हैं। इसी को इंदिरा पॉइंट भी बोलते हैं। इसी को इंदिरा पॉइंट भी बोलते हैं और इसी को ध्यान रखना, इसी को पार्सन पॉइंट भी कहा जाता है। पार्सन पॉइंट भी इसको बोलते हैं
और इसी को ध्यान रखना लाही चिन्ह पॉइंट भी कहा जाता है, लाही चिन्ह पॉइंट के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो आंसर आपका क्या होगा? उपयुक्त सभी, सभी कथन इस संदर्भ में सही है, तो डी आंसर सब लोगों का सही है, डी आंसर सब लोगों का एकदम सही है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोगों के सामने ये रहा, निम्नलिखित में से कौन से राज्य से कर्क रेखा नहीं गुजरती है? कर्क रेखा कौन से राज्य से नहीं गुजरती है ये आपको बताना है। राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात। तो बताइए फटाफट से क्या आंसर होगा। बिल्कुल पूरी ज्योग्राफी करवाई जाएगी, बिल्कुल आप बेफिक्र रहें इस बात से। एक एक टॉपिक आपका यहीं पर करवाया जाएगा। आपको पता ही है कि कर्क रेखा इस प्रकार से भारत के बीचों बीच से गुजर जाती है, इस प्रकार से गुजरती है कर्क रेखा। ठीक है, तो कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कर्क रेखा कितने राज्यों से गुजरती है? 8 राज्यों से, और 8 राज्यों में गुजरात से प्रवेश करती है। गुजरात के बाद आप देखेंगे राजस्थान, राजस्थान के बाद मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के बाद छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के बाद आगे जाएं तो झारखंड, और झारखंड के बाद पश्चिमी बंगाल। तो ये मुख्य भूमि के 6 हो गए, और 2 पूर्वोत्तर राज्य हो जाते हैं, एक है त्रिपुरा और दूसरा है मिजोरम, त्रिपुरा और मिजोरम। तो ये 8 राज्य आप देख रहे हैं, 8 राज्य पश्चिम से पूर्व की तरफ है, और इन 8 राज्यों में आप देखेंगे उत्तर प्रदेश कहीं पर नहीं है। तो यही आंसर आपका हो जाएगा। कौन सा कर्क रेखा किससे नहीं गुजरती है? तो आंसर क्या होगा? उत्तर प्रदेश आंसर आपका सही होगा। उत्तर प्रदेश आपका बिल्कुल सही होगा। ठीक है, हाँ सब लोग सही लगा रहे हैं, तो आंसर क्या होगा? बी आंसर इसमें आ जाएगा। बाकी यहाँ से यहाँ तक आप देख रहे हैं 8 राज्यों से ये गुजरती है। क्लियर है सबको? चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अब निम्नलिखित में से कौन से राज्य से 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर नहीं गुजरता है? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर नहीं गुजरता है, ये आपको बताना है। तो देखिए ये मान लीजिए भारत की इस प्रकार से 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर नहीं गुजरता है, ये आपको बताना है फटाफट से कहाँ से ये नहीं गुजरता है। ठीक है, तो ध्यान रखना 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर लगभग आपका ऐसे गुजरता है, उत्तर से दक्षिण में बीचों बीच से गुजरता है। और 82.5 डिग्री जो पूर्वी देशांतर है, इसी को क्या कहा गया है? इसी को बोलते हैं, हम ध्यान रखना, भारतीय मानक समय रेखा, भारतीय मानक समय रेखा। तो भारतीय मानक समय रेखा यहीं से निकली गई है 82.5 डिग्री से, और यहाँ पर नैनी नामक स्थान से भारतीय मानक समय तय किया जाता है। तो भारतीय मानक समय कहाँ से तय करते हैं? ठीक है, तो आप देखिए ये कह रहा है कि 82.5 डिग्री नहीं गुजरती है, तो ये कहाँ कहाँ से गुजरती है? तो ये ध्यान रखना उत्तर से दक्षिण में 5 राज्यों से होकर गुजरती है। 5 राज्य कौन कौन से हैं? 5 राज्यों में आप देखेंगे सबसे ऊपर उत्तर प्रदेश हो जाएगा, मध्य प्रदेश हो जाएगा, छत्तीसगढ़ हो जाएगा, छत्तीसगढ़ के बाद उड़ीसा, और उड़ीसा के बाद आंध्र प्रदेश। ये 5 राज्यों से गुजरती है। अब इनके अलावा देख लीजिए कोई इसमें है, तो उत्तर प्रदेश से गुजर रही है, उड़ीसा से, मध्य प्रदेश से, लेकिन झारखंड से नहीं गुजरती है। तो आंसर आपका क्या आएगा? बी आएगा। बिल्कुल सही है, इलाहाबाद के नैनी के पास से, इलाहाबाद के नैनी के समीप से भारतीय मानक समय तय किया जाता है। ठीक है, क्योंकि ये भारत के बीचों बीच से गुजरती है। बिल्कुल सही है। तो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश से ये गुजरती है, झारखंड से नहीं गुजरती। झारखंड से कर्क रेखा गुजरती है। ठीक है, अब अगला एक और प्रश्न है आप लोगों से, एक और क्वेश्चन देखिए। यहाँ पर एक और क्वेश्चन बन सकता है, आपसे पूछा जाए कर्क रेखा तथा भारतीय मानक समय रेखा, भारतीय मानक समय रेखा एक दूसरे को किस राज्य में काटती हैं? एक दूसरे को
किस राज्य में काटती हैं? किस राज्य में काटती हैं? बताइए फटाफट से। ये दोनों एक दूसरे को किस राज्य में काटती हैं? ऑप्शन है मध्य प्रदेश, ऑप्शन है छत्तीसगढ़, ऑप्शन है उत्तर प्रदेश और ऑप्शन डी, ऑप्शन चौथा ले लीजिए, ये मान लीजिए झारखंड है। तो ये भी प्रश्न आपका बन सकता है कि भारतीय मानक समय रेखा और कर्क रेखा एक दूसरे को कहाँ काटती हैं? किस राज्य में एक दूसरे को काटती हैं? बताइए। तो बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं, ध्यान रखना, छत्तीसगढ़ नहीं, मध्य प्रदेश नहीं होगा, छत्तीसगढ़ होगा। बिल्कुल सही है, छत्तीसगढ़ में। देखिए यहाँ पर इस मैप में देखें तो यहाँ से गुजरती है ये, तो यहाँ पर ये पड़ रहा है छत्तीसगढ़। तो ये दोनों ध्यान रखना एक दूसरे को छत्तीसगढ़ राज्य में काटती हैं, छत्तीसगढ़ राज्य में दोनों एक दूसरे को काटती हैं। ठीक है, हाँ बिल्कुल छत्तीसगढ़ में काटती। सही जवाब दे रहे सब लोग, रांची झारखंड में नहीं, छत्तीसगढ़ में, ध्यान रखें। क्लियर है सबको? तो छत्तीसगढ़ में ये एक दूसरे को क्रॉस करती हैं। चलिए अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। भारत के पूर्वी बिंदु तथा पश्चिमी बिंदु के मध्य सूर्योदय में अंतर कितना होता है? पश्चिमी बिंदु और पूर्वी बिंदु के मध्य सूर्योदय में कितना अंतर होता है? बताइए आंसर क्या होगा फटाफट से। थोड़ा सा कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, सोच के जवाब दें। पूर्वी और पश्चिमी बिंदु के बीच में सूर्योदय, आपको पता है सूर्य निकलता पूरब से है। तो देखिए यहाँ पर सीधा सीधा इस तरह से समझ लीजिए, ठीक है, यहाँ से गुजर रही है, ध्यान रखना, कर्क रेखा, और यहाँ पर ध्यान रखना इस तरह से 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर यहाँ पर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर पर है। तो इसका और इसका अंतर निकाल के देख लीजिए, 97 डिग्री 25 मिनट में से 68 डिग्री 7 मिनट आपको माइनस करना है। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा? 25 में से 7 गए तो 18 आ जाएगा, 18 7 25 हो गए, 18 मिनट आ गया। और यहाँ पर है 97, तो इसमें से आप देखेंगे तो यहाँ पर कितना आ गया? 29 डिग्री 18 मिनट का अंतर आ रहा है दोनों में। ठीक है, 29 डिग्री 18 मिनट। तो यहाँ से 97 डिग्री 25 मिनट में से आपने 68 डिग्री 7 मिनट घटा दिया, तो 29 डिग्री 18 मिनट का समय आ गया। और आप जानते हैं कि 1 डिग्री में कितना अंतर आता है? 4 मिनट का अंतर आता है। 1 डिग्री में कितना आ जाता है? 4 मिनट का। अब 29 डिग्री 18 मिनट को आप ले लीजिए, 29 को 4 से गुणा कर दीजिए, कितना आ जाएगा? 29 को 4 से गुणा कर दीजिए, आपका कितना आ जाएगा? 9 चौकू 36, 3 बचा, 4 दूनी 8, 8 और 3 11। तो ये कितना आ गया? 116 मिनट का अंतर आ गया। और हमारे पास कितना है? 18 मिनट भी है, 18 आपका मिनट भी है, 29 डिग्री 18 मिनट का समय भी है। तो 18 मिनट को 4 से गुणा कर दो तो कितना आ जाएगा? 18 चौक क्या होता है? 72 आपका आ गया। ठीक है, तो 116 और ये 72 सेकंड का जो समय आपका आया हुआ है, ठीक है, इसको आप जोड़ लें तो लगभग आपका आंसर निकाल के आ जाएगा 1 घंटा 57 मिनट और 12 सेकंड का समय आएगा। ये आंसर आपका सही होगा। तो ये इसको घंटे में कन्वर्ट करेंगे तो आंसर ध्यान रखना, निकाल लेना आप लोग, कितना आ जाएगा? ये आंसर आपका आ जाएगा, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, हाँ बिल्कुल सही है। तो 1 घंटा 57 मिनट और 12 सेकंड का अंतर आ जाता है भारत के पूरब में। यहाँ पर जब सूरज 8 बजे निकलेगा तो इधर की तरफ, मान लीजिए यहाँ पर 8 बजे नहीं 6 बजे मान लेते हैं, सूर्य 6 बजे निकलता है अरुणाचल प्रदेश के इस जगह पर, तो 1 घंटा 57 मिनट और 12 सेकंड बाद कहाँ पर दिखाई देगा? गुजरात में दिखाई देगा, लास्ट पॉइंट पे, गुजरात के अंदर। ठीक है, तो इस तरह से ध्यान रखना, प्रश्न आपके पूछे जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अब लक्षद्वीप समूह में उपस्थित द्वीपों का समूह है। कुछ फेमस द्वीप है लक्षद्वीप में, ये प्रश्न पूछे जा सकते हैं
क्योंकि ये जो द्वीप आपके दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर लिखे हुए, इन द्वीपों पर भारी मात्रा में अब टूरिस्ट जाने लगे हैं। पहले लक्षद्वीप में या मालदीव में इतने टूरिस्ट नहीं जाते थे, लेकिन अब ये टूरिस्ट प्लेस बन गया है, अच्छा खासा टूरिस्ट प्लेस आपका बन गया है। तो देखिए लक्षद्वीप समूह में उपस्थित द्वीपों का समूह है। तो यहाँ पर 4 द्वीप दे रखे हैं, चेटल द्वीप, कदभट्ट द्वीप, कटचल द्वीप और सुहेली द्वीप। तो इनमें से आपको बताने हैं ये इनमें से कौन से लक्षद्वीप में आते हैं। लक्षद्वीप के अंदर कौन सा द्वीप आपका आता है ये आपको बताना है। तो फटाफट से बताइए कौन सा आंसर इसमें से होगा। ठीक है, सुने तो शायद होंगे नहीं नाम आप लोगों ने, लेकिन तुक्का ही लगा के देखिए क्या स्थिति बनती है। बताइए फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाएं सब लोग। क्वेश्चन नंबर 6 पर आए जल्दी से। सी आंसर आ रहा है कुछ लोगों का, सी ज़्यादातर लोग। तो देखिए मैं बता दूं आपको, यहाँ पर देखिए ये सारे के सारे द्वीप जो आप देख रहे हैं अरब सागर में लक्षद्वीप है। तो लक्षद्वीप में आप देख रहे हैं यहाँ पर ये आपका चेटलट द्वीप दिखाई दे रहा है, किल्तान द्वीप दिखाई दे रहा है, कदमट द्वीप दिखाई दे रहा है, एंड्रोथ दिखाई दे रहा है, कावारत्ती है, कालपेनी है, मिनीकॉय है। यहीं पर एक द्वीप और पड़ता है सुहेली। सुहेली द्वीप भी आपका लक्षद्वीप में पड़ता है। ये ध्यान रखना, ये सारे के सारे लक्षद्वीप में है। देखिए ये भी यहाँ पर आप देख रहे हैं सुहेली द्वीप है। ठीक है, कावारत्ती है, दोनों डायग्राम देख लें। कलपेनी है, अगत्ती है, अमीनी है, कदमट है, किल्तान है, चेलेट है और बित्रा है। ये सारे के सारे द्वीप जो है वो अरब सागर में दिखाई देते हैं। लेकिन इसमें से ये जो द्वीप है कटचल द्वीप जो है, ये द्वीप ध्यान रखना कहाँ पर है, ये अंडमान निकोबार में पड़ता है। ये कहाँ पर पड़ता है, अंडमान निकोबार में। हाँ 572 द्वीप हैं, इनमें से एक द्वीप ध्यान रखना ये अंडमान निकोबार में है। तो 1, 2 और 4 आंसर आपका होगा, 1, 2 और 4 होगा। बाकी सारे के सारे लक्षद्वीप में पड़ते हैं। यहाँ पर सारे दे रखे हैं, सबके नाम मैंने आपको बता दिया। अगला क्वेश्चन देखिए। अब यहाँ पर कुछ चैनल दिए गए हैं और दूसरी तरफ इनकी स्थिति। तो 6 डिग्री, 8 डिग्री, 9 डिग्री, 10 डिग्री का बहुत एग्जाम में पूछा जाता है सीधा सीधा। ठीक है, हाँ छोटे छोटे द्वीप है लेकिन पूछा जाता है। जैसे कावारत्ती है, अगत्ती है, एक और द्वीप है पित्ती द्वीप पड़ता है आपका लक्षद्वीप में ही, जिसको चिड़ियों का स्वर्ग कहा जाता है। पित्ती पक्षी अभ्यारण्य है लक्षद्वीप के अंदर। पित्ती पक्षी अभ्यारण्य और पड़ता है लक्षद्वीप में, ध्यान रखें वो पूछा गया है कई बार। हाँ तो 572 द्वीप है, सही है ये तो। अब आ जाए नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाए सब लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाए। क्वेश्चन नंबर 7 का जवाब दे जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 7, एक तरफ चैनल दिए गए हैं, दूसरी तरफ ये किसको अलग करते हैं इसके बीच में। तो 6 डिग्री चैनल, 6 डिग्री चैनल जिसको हम क्या बोलते हैं, ग्रेट निकोबार भी बोलते हैं। तो ये ग्रेट चैनल के नाम से भी जाना जाता है। इंडोनेशिया के सुमात्रा और भारत के ग्रेट निकोबार द्वीप के बीच में है। 8 डिग्री चैनल की बात करें तो मालदीव और मिनीकॉय के बीच में पड़ता है लक्षद्वीप में 8 डिग्री चैनल। 9 डिग्री चैनल की बात करें तो मिनीकॉय और लक्षद्वीप के बीच में आ जाएगा। और 10 डिग्री चैनल आप जानते ही हैं अंडमान द्वीप समूह को निकोबार से अलग करता है, या लिटिल अंडमान को कार निकोबार से अलग करने का काम करता है। तो देख लीजिए आंसर क्या होगा। ए पर 4 लगाना है आपको, बी पर 1 लगाना है। तो ए पर 4 है, बी पर 1, सी पर 2। तो आंसर आपका कौन सा आ जाएगा, ए आंसर सबका आएगा। ए आंसर ठीक है लगा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, ए आंसर इसमें एकदम सही होगा। क्लियर है सबका। ये याद कर लें, नोट कर लें, ये बहुत पूछा जाता है। 10 डिग्री चैनल तो ध्यान रखना मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अंडमान द्वीप समूह को निकोबार द्वीप समूह से अलग करने का काम करता है। बाकी सम्मिलित करने के लिए भी ये पूछ ले जाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ध्यान रखें। आंसर 7वें क्वेश्चन का कौन सा होगा, ए आंसर आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए। भारत के क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़े जिलों का सही युग्म बताइए। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जिला कौन सा है, उससे छोटा कौन सा है, उससे छोटा कौन सा है, ये क्रम आपको बताना है। जल्दी से बताइए क्या आंसर होगा। ठीक है, जल्दी से फटाफट से बताइए। क्षेत्रफल की दृष्टि से तो ध्यान रखना जिलों की अगर बात होती है
जिलों की, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर पूछा जाता है तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़े जिले भी पूछ लेते हैं और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटे जिले भी पूछ लेते हैं। सबसे छोटे जिले, कभी कभार ऐसे प्रश्न पूछ लेते हैं बच्चों को इरिटेट करने के लिए। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको याद रखना है बस सबसे बड़े जिले आपको याद रखना है। यहाँ पर आ जाएगा कलेजा, ठीक है, कलेजा बड़ा, इतना याद आपको रखना है तो आपका आसान काम हो जाएगा। कलेजा बड़ा याद रखेंगे तो का से हो जाएगा कच्छ, ठीक है, ले से हो जाएगा, ध्यान रखना, लेह, और जा से हो जाएगा जैसलमेर, और बा से हो जाएगा बाड़मेर, बड़ा से हो जाएगा क्या, बाड़मेर। तो इतना कर लेंगे आप आसानी से, कलेजा बड़ा, तो ये आपको आसानी से हो जाएगा। तो इसमें आंसर आपका निकल आएगा कच्छ, लेह, जैसलमेर, बाड़मेर और बीकानेर। तो आंसर आपका इसमें तो आसानी से आ गया, कौन सा, डी आंसर आपका आ जाएगा, ठीक है। हाँ, कलेजा बड़ा ट्रिक मैंने बताई थी पहले। और दूसरा, अगर आपको छोटे जिलों को याद करना है तो छोटे जिलों को याद करने के लिए आपको याद रखना है क्या, जीएसटी नाग। जीएसटी नाग याद कर लेंगे तो जीएसटी आप जानते ही हैं, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स आपने सुना होगा, और ये क्या हो गया, नाग की तरह हो गया लोगों के लिए समस्या। तो जी से ध्यान रखना, पहले नंबर पर हो जाएगा गोवा, एस से हो जाएगा सिक्किम, ठीक है, और टी से हो जाएगा त्रिपुरा, टी से हो गया त्रिपुरा, और नाग से चौथे नंबर पर हो गया नागालैंड, नागालैंड। तो ये ध्यान रखना, बढ़ते हुए क्रम में ध्यान रखना आंसर क्या होगा, ठीक है, बढ़ते हुए क्रम में आंसर आपका आ जाएगा। तो गोवा सबसे छोटा जिला है, छोटा राज्य है, सॉरी राज्य है, ये राज्य की बात मैं कर रहा हूँ, ठीक है। और सबसे छोटा जिला अगर पूछा जाए तो ध्यान रखना माहे है, माहे पड़ता है केरल में, जो पुडुचेरी का जिला है। तो माहे सबसे छोटा जिले के रूप में जाना जाता है। और ये सबसे छोटे राज्यों का क्रम आप याद रखें, इस तरह से राज्यों का क्रम याद रखें, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, माहे जो है वो केरल के अंदर सबसे छोटा जिला है। तो आंसर इसमें कौन सा आएगा, डी आंसर सही होगा, डी आंसर आपका सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई 15,200 किलोमीटर है। दूसरा है भारत की तटीय सीमा की लंबाई 7,516.6 किलोमीटर है। और भारत की मुख्य भूमि की तटीय सीमा की लंबाई 6,100 किलोमीटर है। तो बताइए क्या आंसर होगा। ये कह रहा है कि भारत की जो ये वाली सीमा है, स्थलीय सीमा, यहाँ से यहाँ तक की जो भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई है, ये कह रहा है कि ये 15,200 किलोमीटर है, ठीक है। दूसरी चीज़, यहाँ से यहाँ तक भारत की समुद्री सीमा है, ये भारत की समुद्री सीमा है, और इस समुद्री सीमा की लंबाई 6100 किलोमीटर है, ठीक है, मुख्य भूमि की। और इसमें द्वीपों को जोड़ दें, द्वीपों सहित अगर कहा जाए तो ध्यान रखना, द्वीपों सहित ये क्या हो जाती है, 7516.6 किलोमीटर हो जाती है। तो इस संदर्भ में आप देखिए, पहला भी सही है, दूसरा भी सही है, और तीसरा भी आपका सही हो जाएगा। तो सारे के सारे कथन इसमें सही है। तो आंसर आप लगाइए कौन सा, डी आंसर आपका सही होगा, डी आंसर आपका सही होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट देखिए आगे। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है भारत के तीनों ओर अरब सागर, बंगाल की खाड़ी व हिंद महासागर है। तो भारत का देखिए, भारत की जो स्थिति है, तो भारत की स्थिति कुछ इस प्रकार की है। तो यहाँ पर बंगाल की खाड़ी है, बे ऑफ बंगाल है, यहाँ पर अरेबियन सी है, और यहाँ पर क्या है, इंडियन ओशियन है। तो बिल्कुल है पहला वाला कथन आपका सही। दूसरा कह रहा है कि भारत की मुख्य भूमि के अतिरिक्त बंगाल की खाड़ी में अंडमान निकोबार द्वीप समूह व अरब सागर में लक्षद्वीप समूह स्थित हैं। तो ये भी आपका सही हो जाएगा।
यहाँ पर आप देख रहे हैं बंगाल की खाड़ी में क्या है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, और अरब सागर में क्या पड़ते हैं, लक्षद्वीप पड़ते हैं। अरब सागर में क्या पड़ते हैं, लक्षद्वीप। और तीसरा है समुद्र पार भारत का सबसे निकट का पड़ोसी श्रीलंका है, और पाक जल संधि भारत को श्रीलंका से अलग करती है। तो देखिए चारों के चारों ये कथन आपके सही होंगे। तो आंसर इसमें भी कौन सा आ जाएगा, डी आंसर आपका सही होगा, बिल्कुल सही है। चार चार फैक्ट आपको एक एक क्वेश्चन से मिल पा रहे हैं, चारों के चारों राइट हैं, और चारों से अलग अलग करके प्रश्न भी आपके पूछे जाते हैं। तो चारों को आपको याद रखना है, ठीक है। अगला एक और प्रश्न है, देखिए एक तरफ देश दे रखे हैं और सर्वाधिक सीमा बनाने वाले राज्य, ध्यान से प्रश्न को ध्यान रखें। ये पूछा गया है कि पड़ोसी देशों के साथ भारत का कौन सा राज्य सबसे लंबी सीमा बनाता है, सबसे लंबी सीमा कौन सा राज्य बनाता है। तो एक एक देश के साथ एक एक राज्य की लंबी सीमा पूछी गई है। तो बताइए क्या आंसर होगा इसमें भी। क्वेश्चन नंबर 11 पर आ जाए सब लोग, क्वेश्चन नंबर 11। तो एक तरफ देश दे रखे हैं और दूसरी तरफ ध्यान रखना राज्यों के नाम है। तो बांग्लादेश किस राज्य के साथ, किस देश के साथ सबसे लंबी सीमा बनाता है, ठीक है, वो तो सबका करेक्ट है। नेक्स्ट आ जाए क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 पर आ जाए सब लोग। तो ध्यान रखें, बताइए फटाफट से क्या आंसर होगा। बांग्लादेश, चीन, म्यांमार और भूटान, इनके साथ किस किस देश की सबसे लंबी सीमा लगती है, जल्दी से आंसर करिए, देख लेते हैं। चलिए बांग्लादेश की बात करें तो बांग्लादेश से सबसे लंबी सीमा किसकी लगेगी, पश्चिमी बंगाल की, ठीक है। चीन के साथ अगर बात करें तो चीन के साथ सबसे लंबी सीमा किसकी लगेगी, लद्दाख की। म्यांमार के साथ अगर हम बात करते हैं तो सबसे लंबी सीमा किसकी लगेगी, अरुणाचल प्रदेश की। और भूटान की अगर बात करते हैं तो भूटान के साथ सबसे लंबी सीमा असम राज्य की लगती है, असम राज्य की लगेगी। तो देखिए क्या आंसर होगा, ए पर 4 लगाना है आपको, बी पर 3 लगाना है, तो आंसर बी आना चाहिए। बी आंसर सबका आ रहा है तो आपका सबका सही है, बी आंसर आपका सही है, बिल्कुल सही है, सब लोग बी लगा रहे हैं। देखिए ये भारत का मैप आप देख रहे हैं, यहाँ से यहाँ तक बांग्लादेश है, ये क्या है, बांग्लादेश, ये बांग्लादेश है। और बांग्लादेश के साथ आप देखिए कितनी लंबी सीमा लगती है। यहाँ से शुरुआत हो रही है पश्चिमी बंगाल की, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये पूरा का पूरा पश्चिमी बंगाल है, पश्चिमी बंगाल है। तो सबसे लंबी सीमा बांग्लादेश की किसके साथ हो गई, पश्चिमी बंगाल के साथ। दूसरा देखिए चीन है, चीन के साथ यहाँ से लेकर यहाँ तक की सीमा देख रही है, लद्दाख से लगती है। तो इतनी लंबी सीमा चीन की लद्दाख के साथ लग रही है, चीन की सीमा। और ये आपका म्यांमार है, तो म्यांमार के साथ यहाँ से लेकर यहाँ तक सीमा लगती है, बगल में आपके यहाँ पर म्यांमार है, ये भूटान है, ये नेपाल है, और इसके ऊपर आपका चीन आ जाएगा। तो इस तरह से स्थिति बनती है, ठीक है। हाँ, भारत की सीमा अगर पूछी जाए तो वो बांग्लादेश से लगती है, 4096.7 किलोमीटर की सीमा लगती है भारत की। तो अगर देश पूछे जाते हैं कि भारत की सबसे लंबी, लेकिन यहाँ पर उस पड़ोसी देश के साथ भारत के किस राज्य की सीमा सबसे लंबी है, उस तरह से पूछा गया है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, भारत व पाकिस्तान की सीमा से संबंधित कौन सा कथन असत्य है। भारत व पाकिस्तान की सीमा के से संबंधित कौन सा कथन असत्य है, ये आपको बताना है। भारत व पाकिस्तान की सीमा वर्ष 1997 में साइरिल रेडक्लिफ द्वारा निर्धारित की गई। भारत व पाकिस्तान की सीमा को रेडक्लिफ रेखा कहा जाता है। पाकिस्तान के साथ भारत के 3 राज्य पंजाब, राजस्थान और गुजरात की सीमा लगती है। और चौथा है, पाकिस्तान के साथ भारत के 2 केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख की सीमा लगती है। तो बताइए इसमें से कौन सा कथन आपका गलत होगा। तो बहुत आसान लग रहा है, बिल्कुल सही है आप लोगों का आंसर क्या आ जाएगा, यही कथन गलत है, और गलत ही पूछा गया है तो आंसर आपका क्या होगा, यही सही होगा, ठीक है। और ये जो सीमा बनाई गई थी आपको पता होगा 1947 में बनाई गई थी, 1947 के अंदर ये सीमा बनाई गई थी,
ठीक है, 6 से 14 अगस्त के बीच में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत व अफगानिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा को डूरंड रेखा कहा जाता है। तो ध्यान रखना, भारत से सबसे पहले अलग होने वाला भारतीय जो आपका अखंड भारत था, उससे सबसे पहले अलग होने वाला जो देश था वो यही था अफगानिस्तान, जिसको अंग्रेजों ने अलग कर दिया था, क्योंकि अफगानिस्तान में उस समय कोई ऐसे संसाधन नहीं थे और अंग्रेजों को यहाँ पर कब्जा करने में काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ रही थी। तो सबसे पहले इसी को अलग किया था। तो भारत और अफगानिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा डूरंड रेखा कहा जाता है। अराकान योमा पर्वतमाला भारत तथा म्यांमार के बीच सीमा बनाती है। इनमें से आपको बताना है कौन कौन से कथन सत्य हैं, केवल एक, केवल दो, दोनों या दोनों ही नहीं। ठीक है, तो ये तो आप जानते ही होंगे, भारत और म्यांमार के बीच में जो पर्वत श्रृंखला सीमा बनाती है वो यहाँ से यहाँ तक एक पर्वत श्रृंखला है, इसको क्या बोलते हैं? अराकान योमा बोलते हैं। और बाकी ये भी आपकी बात सही है, डूरंड रेखा भारत और अफगानिस्तान के बीच में है। तो वैसे तो देखा जाए वास्तविक रूप में तो अभी, लेकिन ये किसके बीच में है? भारत और वो अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में है, क्योंकि भारत डायरेक्टली अफगानिस्तान से नहीं लगता है। लेकिन कथनों के संदर्भ में देखा जाए तो दोनों ही आपके क्या होंगे? सही हो जाएंगे। तो आंसर आपका क्या आएगा? सी आंसर आपका सही होगा। नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन है आप लोगों के सामने। भारत के 7 बहनों के राज्यों का समूह बताना है आपको। भारत के 7 बहनों के राज्यों का समूह है अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, नागालैंड और पश्चिमी बंगाल। तो 7 बहनों के राज्य में पूर्वोत्तर राज्य में आ जाता है, ये सातों के सातों पूर्वोत्तर राज्य में आ जाते हैं। इस प्रकार से अगर देखा जाए तो यहाँ से यहाँ तक अरुणाचल प्रदेश है, फिर नागालैंड है, फिर मणिपुर है, फिर मिजोरम आ जाता है, फिर त्रिपुरा है, यहाँ पर मेघालय है और ये असम। ये 7 राज्य हैं और ये 7 राज्यों को मैंने याद करने का तरीका भी आपको बताया था। अरुणा मामी का ATM, इतना याद करना है आपको, अरुणा मामी का ATM। तो ध्यान रखना, यहाँ से शुरुआत कर दें, यहाँ से शुरुआत कर दें तो ये तो हो गया अरुणाचल, और उससे क्या हो गया? अरुणाचल। अरुणाचल प्रदेश के बाद नीचे क्या हो गया? नागालैंड। नागालैंड के बाद क्या आ गया? मणिपुर, और मणिपुर के बाद मिजोरम। ये चारों राज्य लगते हैं म्यांमार से भी। तो अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम आ गया। उसके बाद ATM, तो A से हो गया असम, T से हो गया त्रिपुरा और म से हो गया मेघालय। ये 7 राज्य इसमें आते हैं। ठीक है, ये 7 राज्य आते हैं। तो ये 7 राज्य आपको याद रखने हैं, आसान हो गया। पश्चिमी बंगाल इसमें आपका नाम आया नहीं, तो 1, 2 और 3 ही होगा, 1, 2, 3 होगा। तो आंसर आप लोगों का A आंसर आ जाएगा। A आंसर आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए ये क्लास 8:15 से 9:15 तक चलती है, पता ही होगा, थंबनेल में दिख रहा होगा आपको। तो क्लियर है, आंसर कौन सा होगा? A आंसर। सब लोगों ने A लगाया, बहुत अच्छी बात है। देखिए D किसने लगा दिया? D किस आधार पर लगा दिया भाई? अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, नागालैंड, तीनों इसमें आएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए अब। भारत की जलीय तथा समुद्री सीमा बनाने वाले राज्यों का युग्म है। भारत की जलीय और समुद्री सीमा, दोनों सीमा बना रहा है, जलीय या समुद्री सीमा बनाने वाले राज्यों का। वो राज्य इनमें से आपको बताने हैं जो जलीय सीमा बनाते हैं या समुद्री सीमा। ऐसा कौन सा राज्य इसमें से है जो कोई सीमा नहीं बनाता है? ना तो वो पड़ोसी देशों से लगता है और ना ही वो आपका समुद्र से लगता है। तो बताइए, जलीय या समुद्री सीमा बनाने वाले राज्यों का युग्म आपको बताना है। तो कर्नाटक की सीमा समुद्र से लगती है, देखिए। ठीक है, पश्चिमी बंगाल की लगती है, उड़ीसा की भी लगती है, लेकिन मध्य प्रदेश की नहीं लगती। मध्य प्रदेश बाकी राज्यों से चारों तरफ से घिरा हुआ है। मध्य प्रदेश घिरा हुआ है, तो ये नहीं होगा। 1, 2 और 4 हो जाएंगे, और 1, 2, 4 आंसर आप देख रहे हैं कौन सा है? सी आंसर आप लोगों का सही है, बिल्कुल सही है। सी आंसर एकदम करेक्ट है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए अब।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म असुमेलित है? असुमेलित युग्म आपको बताना है। राज्य दे रखे हैं और अंतरराष्ट्रीय सीमा वाले देश दे रखे हैं, तो फटाफट से बताइए कौन सा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 16, भारत के कौन कौन से राज्य किस किस देश के साथ सीमा बनाते हैं? किस किस देश के साथ सीमा बनाते हैं, बताइए फटाफट से क्या आंसर होगा। ठीक है, उसमें सबने सी आंसर लगाया, बहुत अच्छी बात है, आसान क्वेश्चन है वो तो। ठीक है, चलिए तो देखिए, असम के साथ आपको बताना है कौन कौन से राज्यों देशों की सीमा लगती है। सिक्किम के साथ, त्रिपुरा के साथ और राजस्थान के साथ। तो बताइए क्या स्थिति, इसमें से कौन सा असुमेलित है, कौन सा असुमेलित है? तो देखिए इसमें कुछ लोग गड़बड़ भी कर रहे हैं, कुछ लोगों के उत्तर में गड़बड़ आ रही है जल्दबाजी में। तो देखिए असम के साथ, असम की स्थिति ऐसी है कि असम की सीमा इस तरह से समझिए, इसको देखिए इस प्रकार से है। ठीक है, तो यहां से यहां तक ये मेघालय है, ये अरुणाचल प्रदेश है, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और ये असम है। ये असम राज्य है, ये असम है। तो ये भूटान है। ठीक है, तो असम की सीमा आप देख रहे हैं भूटान से भी लगती है और असम की सीमा बांग्लादेश से भी लगती है, बांग्लादेश से भी लगती है। लेकिन वो कह रहा है चीन भी, तो चीन से कहाँ लगती है? तो असम की सीमा ध्यान रखना चीन से नहीं लगती है। तो पहला ही आपका असुमेलित हो जाएगा, पहला ही आपका सुमेलित नहीं होगा। सिक्किम की सीमा देखिए, इधर नेपाल से लगती है, ऊपर की तरफ चीन से लगती है और इधर की तरफ भूटान से लगती है। तो इसकी तो तीनों से लग रही है, सही है। त्रिपुरा, ये आपका क्या है? त्रिपुरा है, और त्रिपुरा तीनों ओर से घिरा हुआ है, किससे? बांग्लादेश से। त्रिपुरा तीनों ओर बांग्लादेश से घिरा हुआ है और राजस्थान की पाकिस्तान से लगती है। तो ध्यान रखना असम की सीमा केवल दो ही देशों से लगती है, बांग्लादेश और भूटान से, चीन से नहीं लगती। तो ये आंसर आप लोग लगा रहे हैं, ज़्यादातर लोगों का आंसर एकदम सही है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन देखिए, अब आदम पुल के संबंधित कथनों पर विचार कीजिए। आदम पुल, एडम्स ब्रिज जिसे कहा जाता है, एडम्स ब्रिज जिसे कहा जाता है, आदम पुल। यहां से देखिए भारत और श्रीलंका के बीच में यहां से एक पुल है। ये एक मिथ पहले माना जाता था, लेकिन बाद में इसके प्रमाण मिलते हैं। ठीक है, इस तरह से ये द्वीपों के बीच वाली स्थिति है यहाँ। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान रखना, इस जगह पर एक पुल है जिसको राम सेतु भी कहा जाता है, राम सेतु, क्योंकि इसको नासा ने पुष्टि की थी, तो नासा ने इसका नाम एडम्स ब्रिज रख दिया था, एडम्स ब्रिज रख दिया था। और इस एडम्स ब्रिज को ही हम लोग हिंदी में क्या बोल देते हैं? आदम पुल बोल देते हैं, आदम पुल। तो आदम पुल राम सेतु के ऊपर बनाया गया है। ठीक है, आदम पुल मन्नार की खाड़ी में स्थित है। ये पूरी की पूरी क्या कहलाती है? मन्नार की खाड़ी कहलाती है। आदम पुल भारत व श्रीलंका को जोड़ता है, तो भारत और श्रीलंका को जोड़ने का काम करता है। तो पहला, दूसरा और तीसरा तीनों सही हो जाएंगे। तो आंसर इसमें क्या लगाना है? सी आंसर लगाना है। बिल्कुल सही है, सी आंसर आपको लगाना है। ठीक है, यहाँ पर ध्यान रखना, एक पॉइंट पड़ता है, ये पॉइंट पड़ता है, इसको बोलते हैं पॉइंट पेड्रो, पॉइंट पेड्रो। पॉइंट पेड्रो श्रीलंका का, ध्यान रखना, उत्तरतम बिंदु कहलाता है। पॉइंट पेड्रो श्रीलंका का सबसे उत्तरतम बिंदु यहाँ पर पड़ता है। और यहाँ पर जो आखिरी द्वीप पड़ता है इसको बोलते हैं पंबन द्वीप, पंबन द्वीप पड़ता है। और पंबन द्वीप पर स्थित है रामेश्वरम। तो रामेश्वरम तीर्थ स्थल ध्यान रखना कहाँ पर पड़ता है? पंबन द्वीप पर ही पड़ता है। तो यहाँ पर पंबन द्वीप और याद रखना है, पंबन द्वीप से ही राम सेतु की शुरुआत होती है, पंबन द्वीप से ही राम सेतु की शुरुआत होती है। ठीक है, चलिए आंसर आपका आ गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
सूची 1 और 2 को सुमेलित कीजिए। तो यहां पर देखिए कोको स्टेट, पाक स्टेट, ग्रेट स्टेट और डेक्कन स्टेट दी गई है और इसको आपको सुमेलित करना है, इसको आपको 1 और 2 को मैच करना है। ठीक है, तो बताइए क्या आंसर होगा, फटाफट से क्या आंसर होगा। तो देखिए कोको स्टेट, आपको पता होना चाहिए कि अंडमान निकोबार के ऊपर एक द्वीप पड़ता है जिसको बोलते हैं कोको द्वीप, और कोको द्वीप म्यांमार ने चीन को दे दिया है तो ये म्यांमार का ही, लेकिन चीन को इसने दे दिया है लीज पर। कोको द्वीप के बाद भारत के द्वीप आते हैं और भारत का द्वीप है यहाँ पर उत्तरी अंडमान, उत्तरी अंडमान, और इसके बीच में एक जल संधि है जिसको हम बोलते हैं कोको स्ट्रेट कहा जाता है या कोको चैनल बोलते हैं। ठीक है, तो कोको चैनल देखिए किसके बीच में हो जाएगा, म्यांमार और अंडमान के बीच में हो जाएगा। ठीक है, पाक स्टेट, पाक स्टेट मैंने अभी अभी आपको बताया भारत और श्रीलंका को अलग करने के लिए एक जल संधि है, ये भारत है और ये श्रीलंका है, इसके बीच में है पाक जल संधि या पाक स्ट्रेट इसको कहा जाता है। तो पाक स्टेट किसके बीच में हो गई, पाक स्टेट आपकी हो गई तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच में। ग्रेट स्टेट, ग्रेट स्टेट यहाँ पर एक द्वीप आता है भारत का, अंडमान निकोबार का आखिरी द्वीप, इसको बोलते हैं ग्रेट निकोबार। ग्रेट निकोबार के बाद यहाँ से द्वीप शुरू हो जाता है इंडोनेशिया का, और इंडोनेशिया का द्वीप है सुमात्रा। तो इसके बीच में एक जल संधि है, इसको बोलते हैं ग्रेट चैनल बोलते हैं या ग्रेट स्टेट कहा जाता है। तो ये किसके बीच में हो गई, सुमात्रा और इंदिरा पॉइंट, यहाँ पर इंदिरा पॉइंट आ जाता है यहाँ पर, और डक्कन स्टेट, डक्कन स्टेट आपकी आ जाएगी बिल्कुल लघु अंडमान और निकोबार के बीच में। ठीक है, तो आंसर आपका क्या आ गया, ए पर आपको 4 लगाना है, बी पर आपको 3 लगाना है। तो ए पर 4 है, बी पर 3 है, सी पर 2, तो आंसर कौन सा, बी आंसर आपका सही होगा। ध्यान रखना थोड़ा सा टफ है लेकिन चारों के चारों स्टेट बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछी जाती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। ऐसा कौन सा राज्य है जो भारत के पूर्वी एवं पश्चिमी तटीय सीमा का निर्धारण करता है। तो ऐसा कौन सा राज्य है जो भारत का पश्चिमी एवं पूर्वी तटीय सीमा का निर्धारण करता है, तो बताइए ऐसा कौन सा राज्य हो जाएगा फटाफट से। तो यहाँ से यहाँ तक एक राज्य आपका फैला हुआ है, यहाँ से फिर यहाँ तक आपका केरल है, और ये जो राज्य है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ ये राज्य कौन सा है, ये राज्य आपका आ जाता है तमिलनाडु। ठीक है, तो तमिलनाडु आंसर इसमें होगा। आंसर कौन सा आ जाएगा, ए आंसर इसमें सही होगा, ए आंसर इसमें सही होगा। क्लियर है, हाँ बिल्कुल सही है, ए आंसर आपका आएगा। तो ध्यान रखना पश्चिमी, ये आपका भारत का पूर्वी तट हो गया इधर, और इधर की तरफ पश्चिमी तट हो गया। तो पूर्वी और पश्चिमी तट का बिंदु यहाँ पर मिल जाता है, और ये क्या है, कन्याकुमारी, कन्याकुमारी या केप कैमोरिन बोलते हैं, केप कैमोरिन। तो केप कैमोरिन किस राज्य में पड़ता है, तमिलनाडु में पड़ता है, ध्यान रखना तमिलनाडु में पड़ता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए। हाँ, कोरोमंडल तट भी बोलते हैं तमिलनाडु के तट को। ऐसा कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है जो एक से अधिक राज्यों के साथ स्थित है। एक से अधिक राज्यों के साथ स्थित केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, तो बताइए फटाफट से क्या आंसर होगा। ये भी कोई बहुत मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, कई बार ये क्वेश्चन में आपका एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो बताइए क्या आंसर होगा। यहाँ से यहाँ तक आप जानते हैं क्या है, केरल है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक ये तमिलनाडु, और यहाँ से लेकर यहाँ तक ये आंध्र प्रदेश। ठीक है, तो ध्यान रखें ये आंध्र प्रदेश है, ये तमिलनाडु है, और ये केरला है, केरल। तो ऐसा केंद्र शासित प्रदेश इसमें कौन सा है, पुडुचेरी है, बिल्कुल सही। पुडुचेरी के ध्यान रखना, पुडुचेरी के
पुडुचेरी ध्यान रखना फ्रांसीसियों का व्यापारिक केंद्र था। फ्रांसीसियों का व्यापारिक केंद्र हुआ करता था, व्यापारिक केंद्र। ठीक है, तो यहां पर ध्यान रखना पुडुचेरी, इसके जस्ट नीचे करिकाल। तो पुडुचेरी और करिकाल दोनों तमिलनाडु में आ जाते हैं। यहां पर पड़ जाता है यनम आंध्र प्रदेश में आ जाता है, और यहां पर पड़ जाता है माहे कहाँ आ जाता है, केरल के अंदर आ जाता है। ठीक है, तो चार इसके ध्यान रखना जिले हैं जो 3 राज्यों में फैले हुए हैं। यही फ्रांसीसियों के व्यापारिक केंद्र हुआ करते थे। अब फ्रांसीसी तो चले गए, लेकिन इनके व्यापारिक केंद्रों को केंद्र शासित प्रदेश के रूप में प्रिजर्व करके या संरक्षित करके रखा हुआ है। तो फ्रांसीसियों के 4 व्यापारिक केंद्र तो मैंने आपको बता दिए, लेकिन उनके 5 व्यापारिक केंद्र थे। 5वां व्यापारिक केंद्र फ्रांसीसियों का कौन सा था वो आपको बताना है। ठीक है, हाँ, 4 जिले 3 राज्यों में फैले हुए हैं। आंध्र प्रदेश में यनम है, तमिलनाडु में पुडुचेरी और करिकाल है, और ये माहे है। यही सबसे छोटा जिला है, यही भारत का सबसे छोटा जिला भी है। तो माहे केरल में पड़ता है। मैंने बताया कि ये चारों के चारों फ्रांसीसियों के व्यापारिक केंद्र थे। आपको ये बताना है कि 5वां व्यापारिक केंद्र कौन सा था। 5 व्यापारिक केंद्र थे उनके, और ये 5वां पूछा गया है SSC CGL के अंदर। ऑप्शन दिए गए थे कि निम्नलिखित में से कौन सा फ्रांसीसियों का व्यापारिक केंद्र नहीं है। ठीक है, तो 5वां फटाफट से जवाब दे के बताइए। गोवा पुर्तगालियों का था, फ्रांसीसियों का नहीं था। 5वां कौन सा था? अभी तक किसी का जवाब नहीं आया, जल्दी से बताएं। ये 4 तो मैंने बता दिए। ठीक है, यनम, माहे, पुडुचेरी और करिकाल, ये 4 बता दिए। 5वां आपको बताना है। 5वां मैं आपको बता दूं, समय लगेगा आपको बताने में। 5वां ध्यान रखना, ये उसमें नहीं है। गोवा तो पुर्तगालियों के कब्जे में था, ना कि फ्रांसीसियों के। 5वां था, आपने जरूर पढ़ा होगा, 5वां था चंद्रनगर था, ध्यान रखना। और चंद्रनगर अब पश्चिमी बंगाल के अंदर आता है। चंद्रनगर अलग नहीं है, पश्चिमी बंगाल के अंदर आता है। 5वां ध्यान रखना चंद्रनगर था। चंद्रनगर याद कर लेना, चंद्रनगर ये भी फ्रांसीसियों के पास था। ठीक है, चंद्रनगर। ठीक है, चलिए तो आंसर आपका आ गया। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, वे राज्य जो जलीय व स्थलीय दोनों सीमा का निर्धारण करते हैं। जलीय और स्थलीय दोनों सीमाएं बनाने वाले राज्य कौन से हैं? तो फटाफट से आंसर करिए। भारत के कौन कौन से राज्य हैं जो जलीय सीमा भी बनाते हैं और ध्यान रखना अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी बना रहे हैं? तो बताइए फटाफट से कौन कौन से राज्य होंगे, कौन कौन से ऐसे राज्य हैं भारत के जो जलीय सीमा और स्थलीय सीमा दोनों का निर्धारण कर रहे हैं। यहां से यहां तक आप देख रहे हैं पूरी जलीय सीमा है ये। तो हालांकि जलीय सीमा तो बनाते हैं 9 राज्य, लेकिन वे राज्य पूछ रहा है जो दोनों सीमा बनाते हैं, इधर स्थलीय से लगे हुए हैं। तो यहां पर ध्यान रखना हो जाएगा, एक तो गुजरात, और इधर की तरफ एक हो जाएगा कौन, पश्चिमी बंगाल। ये 2 राज्य ऐसे हैं। ठीक है, आंसर आ रहा सबका, बिल्कुल सही है। गुजरात और पश्चिमी बंगाल, गुजरात और पश्चिमी बंगाल 2 राज्य ऐसे हैं जो जलीय सीमा के साथ साथ स्थलीय सीमा भी बनाते हैं, जलीय सीमा के साथ स्थलीय सीमा भी बना रहे हैं। ठीक है, बिल्कुल सही है, ये आंसर इसमें आपका एकदम सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अब नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत का त्रिपुरा राज्य तीनों ओर बांग्लादेश से घिरा हुआ है। भारत के 5 राज्यों की सीमा बांग्लादेश से लगती है, और त्रिपुरा की बांग्लादेश के साथ सीमा को शून्य रेखा या 0 लाइन कहा जाता है। हाँ, सबसे लंबी तटरेखा जो है वो गुजरात बनाता है, बिल्कुल सही है। गुजरात के बाद कौन बनाता है ये बताइए राकेश जी। गुजरात के बाद कौन सबसे लंबी सीमा बनाता है? गुजरात अगर ऑप्शन में नहीं है तो इसके बाद क्या होगा, बताइए फटाफट से।
गुजरात। तो ध्यान रखना, सबसे लंबी समुद्री सीमा के लिए याद रख लेना आपको GAT, गेट याद रखना है। सबसे लंबी तटीय सीमा अगर पूछी जाती है किसकी है, तो G से तो हो गया गुजरात, गुजरात, A से हो गया आंध्र प्रदेश और T से हो गया तमिलनाडु। गेट याद कर लेना। हाँ, दूसरे नंबर पर आंध्र प्रदेश है, बिल्कुल सही है, तो ये याद रखना। तो ठीक है, आप देख रहे हैं कि बांग्लादेश के साथ भारत के 5 राज्यों की सीमाएं लगती हैं। पश्चिमी बंगाल की सीमा लगती है, सबसे लंबी यही बनाता है। मेघालय की सीमा लगती है, असम की सीमा लगती है, और त्रिपुरा तीनों ओर बांग्लादेश से घिरा हुआ है, और मिजोरम की सीमा भी लगती है। ये 5 राज्यों की सीमाएं लगती हैं। और बाकी देखा जाए तो बिल्कुल पहला कथन, दूसरा, तीसरा सही है। तो आंसर आपका आना चाहिए कौन सा? डी आंसर आपका आएगा, डी आंसर आ जाएगा। ठीक है, हाँ, तो ध्यान रखें। हाँ, विश्व में कनाडा की, बिल्कुल सही है, विश्व में कनाडा की सीमा सबसे लंबी है, तटीय सीमा। नेक्स्ट देखिए, आगे अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो भारत का दक्षिणतम अक्षांश, 8 डिग्री 4 मिनट है। दूसरा है, भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा कौल है। और तीसरा है, भारत का दक्षिणतम छोर कन्याकुमारी है। तो उपयुक्त में से कौन सा कथन असत्य है, ये आपको बताना है। कौन कौन से कथन असत्य हैं, तो बताइए कौन कौन से कथन असत्य होंगे इसमें, फटाफट से। कौन कौन से कथन असत्य होंगे, जल्दी से बताइए क्या आंसर होगा। ठीक है, बिल्कुल सही है। तो भारत का दक्षिणतम अक्षांश ध्यान रखना कितना है, 6 डिग्री 45 मिनट होगा, 6 डिग्री 45 मिनट होगा। और ये ग्रेट निकोबार का आखिरी छोर हो जाएगा। ठीक है, उत्तरी अक्षांश है। दक्षिणतम बिंदु इंदिरा कौल, बिल्कुल सही है, ये पहला गलत है। तीसरा कह रहा है दक्षिणतम छोर कन्याकुमारी है, जबकि दक्षिणतम छोर कौन सा कहलाता है भारत का, इंदिरा पॉइंट कहलाता है। अगर यह मुख्य भूमि का लिखा होता तो सही हो जाता, तो ये भी गलत होगा। 1 और 3 इसमें आपके क्या हैं, असत्य हैं। तो बिल्कुल सही है, डी आंसर आप लगा रहे हैं, डी आंसर आपका सही है एकदम। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत की उत्तर से दक्षिण की दूरी 2933 किलोमीटर है और भारत की पूर्व से पश्चिम तक की दूरी 3214 है। उपर्युक्त में से कौन से कथन असत्य हैं, तो बताइए कौन कौन से कथन असत्य हैं। हाँ, इंदिरा पॉइंट अंडमान निकोबार के ग्रेट निकोबार पर पड़ता है। तो बताइए आंसर क्या होगा, फटाफट से आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइए। भारत की उत्तर से दक्षिण की दूरी, तो मैंने अभी आपको बताया था थोड़ी देर पहले ही, उत्तर से दक्षिण में अगर भारत की लंबाई की बात करें तो ये 3214 किलोमीटर है। और पश्चिम से पूर्व की बात करें, ये नॉर्थ और साउथ है। और वेस्ट और ईस्ट की बात करें तो कितनी है, 2933 किलोमीटर है। ठीक है, तो इस आधार पर देखा जाए तो पहला भी गलत है और दूसरा भी गलत है। और उपयुक्त में से कौन से कथन असत्य हैं, तो दोनों ही कथन क्या होंगे, असत्य हैं। दोनों ही एक दूसरे से उल्टा है। ठीक है, तो आप ध्यान रखना आंसर क्या होगा, कौन से कथन असत्य हैं, तो 1 और 2 दोनों असत्य हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट, और लास्ट क्वेश्चन भी है आज का। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत का पूर्वोत्तम देशांतर कितना है, यह आपको बताना है। और भारत का पूर्वोत्तम बिंदु किबुतु है। और भारत का उष्ण एवं उपोष्ण कटिबंध में स्थित है। तो बताइए इनमें से कौन सा आपका सत्य कथन होगा, कौन सा सत्य कथन होगा। क्वेश्चन नंबर 25,
23 का उत्तर गलत लगाया है। कैसे लगा दिया भाई, देखते हैं कहाँ है 23। पहले देखिए तीनों को। भारत का दक्षिणतम अक्षांश कितना है? दक्षिणतम अक्षांश ध्यान रखना कितना होगा, ये ग्रेट निकोबार पर हो जाएगा। भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा कॉल है, बिल्कुल सही है, वो इंदिरा पॉइंट है, सॉरी, हाँ सही है, सही है, हाँ बिल्कुल सही। ये भी आपका क्या होगा, गलत है। और भारत का दक्षिणतम छोर कन्याकुमारी है। तो उपयुक्त में से कौन सा कथन असत्य है? तो ध्यान रखना, इस आधार पर देखा जाए तो ये कह रहा है कि चलिए इसको ऐसे देखा है इन्होंने, इस तरह से देख लेते हैं। इसमें दक्षिणतम अक्षांश मान लेते हैं इसको ही, और ये तो ये दोनों हो जाएगा। दूसरा केवल असत्य होगा, दूसरा असत्य होगा। तो आंसर आपका क्या आ जाएगा? बी आंसर आएगा। बिल्कुल सही है, किसी ने जो सलाह दी है मैंने जल्दबाजी में नहीं देखा। आंसर इसमें केवल आपका क्या आएगा? 2 आएगा। पहला और तीसरा सही है, दूसरा गलत है। तो दक्षिणतम हमने इसको 8 डिग्री 4 को ही मान लेते हैं, मुख्य भूमि के हिसाब से देखा जाए तो इस हिसाब से सही है। ठीक है, अगला देख लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन है। तो यहाँ पर देखिए भारत का पूर्वतम बिल्कुल सही है। ठीक है, तो पहला वाला कथन भी सही हो जाएगा। भारत का पूर्वतम बिंदु किबुतु है, बलांगू किबुतु बोलते हैं अरुणाचल प्रदेश में, ये भी सही है। और भारत उष्ण और उपोष्ण कटिबंध में स्थित है, ये भी आपका सही है, क्योंकि कर्क रेखा भारत के बीचों बीच में है, कर्क रेखा भारत के बीचों बीच में पड़ती है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है? तो तीनों ही कथन इसमें आपके सही है, तीनों ही कथन आपके सही होंगे। ठीक है, तो इसी तरह से ध्यान रखना, सब लोग जुड़े रहें लगातार इसी तरह से। कल भी आपका भारत की स्थिति और विस्तार के ही टॉपिक हैं, वहीं से प्रश्न आपके रहेंगे और भारत की स्थिति और विस्तार को और अच्छी तरह से जानेंगे और किस तरह से प्रश्न इससे बन सकते हैं। फिर उसके बाद हम बात करेंगे भारत के भौतिक प्रदेश से या अन्य जो टॉपिक आपके आगे आगे आएंगे। ठीक है, तो ध्यान रखना, कल सेम टाइम पर फिर से क्लास इसी तरह से होगी। सब लोग टाइम पर रहें, टाइम पर जुड़े रहें और इसी तरह पूरे मन से इसकी तैयारी करते रहें और लगातार जवाब आप लोग देते रहें। तो बहुत बहुत धन्यवाद सभी लोगों का जुड़ने के लिए। कल एक बार फिर से मिलेंगे। जब तक सब लोग स्वस्थ रहें, आनंद लेते रहें और अपने एग्जाम की तैयारी भी करते रहें। तो थैंक यू सभी लोगों का, थैंक यू।